हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पे लेके आए काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक। जी हाँ, और वो टॉपिक प्यारे बच्चों क्या है? नर जनन तंत्र। जी हाँ, कक्षा 12वीं का सबसे इम्पॉर्टेंट वाला टॉपिक है नर जनन तंत्र, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष आपके पूछ लिया जाता है। तो ये क्लास 12 वालों के लिए है और सबसे इम्पॉर्टेंट वाला टॉपिक है प्यारे बच्चों। जी हाँ, ये सबसे आपका इम्पॉर्टेंट वाला टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक है। टॉपिक क्या है? नर जनन तंत्र, या नर जनन तंत्र देता है, यहाँ पे दे देगा कि पुरुष नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए प्यारा प्यारा आपके लिए चित्र मैंने लेके आया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और हाँ, आज का वीडियो लाइक टारगेट मात्र और मात्र 1000 रखते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये 1000 लाइक जरूर से जरूर करवा देंगे। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है और जो हमारे नोट्स होते हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से। कहाँ से? टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से। और जो इसका लिंक है, जो इसका लिंक है टेलीग्राम का, वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। जाके वहां से ज्वाइन हो जाइए और वहां से अपने पीडीएफ को आप डाउनलोड करके फ्री में पढ़ाई कीजिए। और जो ये 70 में 70 का टारगेट क्लास 12 बायोलॉजी में, ये पूरा का पूरा मैं दिलाऊंगा। इसकी टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है, ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो आपकी कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप इस टॉपिक को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। और वो टॉपिक क्या है? पुरुष जनन तंत्र। जी हाँ, पुरुष जनन तंत्र, जो कि आपकी 5 अंकों का बोर्ड में आता है। जी हाँ, 5 अंकों का आपके बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये 5 अंक आपको सिक्योर करके रखना है। जी हाँ, ये जो 5 अंक है प्यारे बच्चों, ये आपको सिक्योर करके रखना है, क्योंकि ये 5 अंक आपके कहीं जाने वाले नहीं है, आपको दिला के जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका चित्र देखेंगे कि आपको चित्र में कैसे क्या क्या ड्रा करना है, क्या क्या आपको लिखना है, सारा चीज। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसके क्या क्या मुख्य भाग हैं। नरजन तंत्र के, नरजनन अंग के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है वृषण। अब ये वृषण कहाँ पे है? तो ये देखिए यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मेरी पेन है, ये जो छोटा सा भाग नीचे लटक रहा है, ये शरीर से बाहर होता है और इसी को क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए ये वृषण हो गया। और वृषण के अंदर एक भाग पाया जाता है, एक कोष पाया जाता है थैलीनुमा, जिसे कहते हैं वृषण कोष। अब देखिएगा, बात समझिएगा, ये आपका क्या है? ये शरीर है। शरीर के बाहर क्या पाया जाता है? वृषण पाया जाता है। वृषण किसके अंदर होता है? वृषण कोष के अंदर होता है। वृषण किसके अंदर होता है? वृषण कोष के अंदर होता है। वृषण किसके अंदर होता है? तो याद रखना, वृषण कोष के अंदर होता है। अगला है एपीडिडाइमिस। एपीडिडाइमिस क्या है? ये एपीडिडाइमिस। फिर है शुक्रवाहिनी। क्या है प्यारे बच्चों? शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिनी। अगला क्या है आपका? रस यानी कि स्खलनी वाहिनी। यहाँ पे देखिए स्खलनी वाहिनी, ये यहाँ पे जो है वो क्या है आपका? स्खलनी वाहिनी। फिर है आपका पेनिस। तो जो बाहर की ओर है, इसको क्या बोलते हैं? शिश्वन बोलते हैं, या फिर पेनिस बोला जाता है। फिर है यहाँ पे शुक्राशय। कहाँ पे है शुक्राशय? देखिए यहाँ पे एक नलिका आई है, जिसे क्या नाम दे देते हैं? शुक्राशय बोलते हैं। फिर है आपका प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या है आपका? प्रोस्टेट ग्रंथि। यहाँ पे देखिए क्या है? ये आपका जो होता है, इस भाग को क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि का नाम देते हैं। उसके बाद आपका काउपर्स ग्रंथि है। क्या है? काउपर्स ग्रंथि है। तो यहाँ से भी आप मुख्य भाग देख सकते हैं। मूत्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्राशय, शुक्रवाहक, प्रोस्टेट ग्रंथि, शिश्वन, मूत्रमार्ग, हाँ अग्रछेद, उसको कोई बात नहीं, ये सारे सारे इसमें आ जाते हैं। ये आपका पेनिस में ही ये तीनों तीनों आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं मेजर जो है, यहाँ पे मैंने नोट आपका कर दिया, ये आपके मेजर है, ठीक है ना? अगर आपको लिखना है ये वृषण है। वृषण किस पाया जाता है? वृषण कोष में। तो ये वृषण का भाग हो गया। स्खलनी वाहिनी, मलाशय, गुदा और कंदम, कंद मूत्र पथ ग्रंथि। तो ये आपका क्या है? ये पूरा नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन है, आपको सेम टू सेम बनाना है। इसका पीडीएफ आपको भेज देंगे टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी पे, जाके वहां से आप लोग इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। क्लियर है ना? अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे।
सबसे पहले देखते हैं वृषण। देखिए यहाँ पे क्या है, ये वृषण है। अब हम लोग सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, वृषण के बारे में जानेंगे। तो ये भाई साहब वृषण क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। तो वृषण पुरुष के प्राथमिक जनन अंग है। जो पुरुष होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पुरुष का ही तो अंग है ना, तो ये प्राथमिक जनन अंग होता है। ये एक जोड़ी होते हैं, यानी कि दो पाए जाते हैं, तथा उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। ये कहाँ पे स्थित होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण जोड़ी में पाए जाते हैं और ये उदर गुहा से बाहर होते हैं, यानी उदर गुहा के नीचे, पेट के नीचे पाए जाते हैं। क्लियर है। वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। और जो वृषण होते हैं ये अनेक कुंडलित नलिकाओं से बने होते हैं, और इन्हीं कुंडलित नलिकाओं से जो बने होते हैं इसी चीज को क्या बोलते हैं, शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट है यहाँ पे, शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्र जनन नलिकाओं में किसका निर्माण होता है, तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पे होता है, शुक्र जनन नलिकाओं में होता है। तो ये एक पॉइंट वाला भाग है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से, बहुविकल्पी में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, निम्नलिखित में से किसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन नलिकाओं में होता है। कहाँ पे होता है, शुक्र जनन नलिकाओं में होता है। उसके बाद है यहाँ पे शुक्र जनन नलिकाएं वृषण जालक में खुलती हैं। वृषण जालक से 16 से 20 मीटर पतली पतली शुक्रवाहिकाएं निकलकर एपीडिडाइमिस में खुलती हैं। किस में खुलती हैं, एपीडिडाइमिस में खुलती हैं। कितनी, वृषण जालक से 16 से 20 पतली पतली शुक्रवाहिकाएं, इनकी संख्या क्या होती है, सॉरी यहाँ मीटर निकल गया था, 16 से 20 होती है। संख्या कितनी होती है, 16 से 20। ठीक है। उसके बाद है वृषण शुक्राणु निर्माण का कार्य करते हैं। और जो वृषण होते हैं किसका निर्माण करते हैं, शुक्राणु का, यानी कि स्पर्म का निर्माण कौन करता है, तो जो वृषण होते हैं यही आपके स्पर्म का निर्माण भी करते हैं। ये विशेषकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण करते हैं, जो जनन में क्या होता है, सहायक होता है। और ये किसका निर्माण करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहाँ पे पाया जाता है, तो ये नर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, नर में पाया जाता है। स्पर्म का निर्माण कौन करता है, आपका वृषण करता है, यानी कि बोले तो टेस्टिस, टेस्टिस जो होता है ये आपका स्पर्म का निर्माण करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, चलिए, कि सहायक नर जनन अंग। सहायक नर जनन अंग भाई साहब कौन कौन से आपके सहायक नर जनन अंग है, तो सहायक नर जनन अंग और में सहायक नलिकाएं व ग्रंथि शामिल होती हैं। जो सहायक आपके नर जनन अंग होते हैं इसमें कौन कौन सा शामिल होता है, इसमें आपका सहायक नलिकाएं शामिल होती हैं और आपकी ग्रंथि शामिल होती हैं। सबसे पहला यहाँ पे एपीडिडाइमिस, पहला आपका क्या है, ये आपका है एपीडिडाइमिस है सबसे पहला वाला। चलिए देखते हैं इसको। यह लगभग 6 मीटर लंबी पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, जो वृषण के अग्र, पश्च तथा भीतरी भाग से ढकी रहती है और एपीडिडाइमिस में शुक्राणु संग्रहित एवं परिपक्व होते हैं। उसके बाद है आपका शुक्रवाहिनी। एपीडिडाइमिस से एक शुक्रवाहिनी निकलकर वक्षण नाल से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है और शुक्रवाहिनी मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाकर मूत्र मार्ग के अधर भाग में खुलती है। उसके बाद है स्खलन वाहिनी। तो शुक्राशय से 2 छोटी पतली भित्ति वाली वाहिनियां प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर मूत्र मार्ग में खुलती हैं और इन्हें ही स्खलन वाहिनियां कहते हैं। इसके बाद आपका पेनिस, तो यह नर मैथुन अंग होता है। मूत्र मार्ग मूत्र व वीर दोनों हेतु साझा मार्ग है, जो कि आपके शिश्नाग्र पर खुलता है। उसके बाद है यहाँ पे सहायक जनन ग्रंथियां। अब सहायक जनन ग्रंथियों में क्या क्या आपका आ जाता है उसको आप देख लीजिए। तो जो सहायक ग्रंथियों में ये आपके जनन प्रक्रिया में सहायता करती है। जो सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं यह जनन प्रक्रिया में क्या करती है, सहायता करती हैं। तो सबसे पहला हम लोग किसके बारे में देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग शुक्राशय के बारे में देखते हैं
तो यह एक जोड़ी द्विपालित थैलीनुमा रचना है। इसकी भित्ति ग्रंथिल होती है। इसमें चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो वीर्य का मुख्य भाग बनाता है। यह शुक्राणुओं का पोषण एवं संरक्षण करता है। जो शुक्राशय होता है इसका कार्य होता है शुक्राणुओं को पोषण देना, साथ ही साथ उसका संरक्षण करना। अगला है प्रोस्टेट ग्रंथि। यह मूत्र मार्ग, यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के अधर भाग के चारों ओर स्थित होती है तथा कई पिंडों की बनी होती है। इस ग्रंथि से हल्का अम्लीय तरल स्रावित होता है और शुक्राशय व प्रोस्टेट के स्राव मिलकर सेमिनल प्लाज्मा कहलाते हैं। यह शुक्राशय के साथ मिलकर वीर्य बनाते हैं। इसके बाद है आपका काउपर्स ग्रंथि। इन्हें बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। काउपर्स ग्रंथि मैथुन से पहले एक क्षारीय व चिकने द्रव का श्रावण करती है। यह मूत्र मार्ग की अम्लता को समाप्त करता है तथा योनि मार्ग पहुंचकर मैथुन को सुगमता करता है। तो यहाँ पे हमने देखा, क्या देखा, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को मैंने देखा। हाँ, मतलब मैंने बताया, आप लोगों ने पढ़ा। वो क्या पढ़ा प्यारे बच्चों? पुरुष जनन तंत्र के बारे में। अगला हमारा क्या रहेगा? मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र। और ये सब प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे 2023 में। क्लास 12 बायोलॉजी से है, तो इसको आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। इसके पीडीएफ वहां पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे, जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।